हेलो टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड विद योर सब्जेक्ट ऑल्सो। सो जो आज का हमारा टॉपिक है बेटे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, और उसमें से हमने जो डिस्कस करना है वो है हमारा प्लेन का टॉपिक 11.3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में से। पार्ट 2 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हमने इसकी ऑलरेडी एक वीडियो डिस्कस कर ली है जिसमें हमने नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन डिस्कस किया था। आज हम सेकेंड फॉर्म को डिस्कस करते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 कंडीशंस, डिफरेंट 3 कंडीशंस है जिनके कॉरस्पॉन्डिंग हम प्लेन की इक्वेशन को बना सकते हैं और क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज का हमारा टारगेट है हम सेकंड इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और वो क्वेश्चंस हो गए आपके जैसे 11.3 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन भी इसी फॉर्म से रिलेटेड है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का 7th, 8th, 13, 16 और 19 भी इसी फॉर्म से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। जो हमारी इक्वेशन है जो हमने फाइंड आउट करनी वो क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। अब हमारा जो प्लेन है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, हमें प्लेन के ऊपर एक पॉइंट बता दिया गया है और उसके ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर भी हमें, परपेंडिकुलर वेक्टर हमें बता दिया गया है। और उसमें जो आपने नॉर्मल फॉर्म पढ़ी उसमें भी आपके पास परपेंडिकुलर होता था, बट वो परपेंडिकुलर ओरिजिन से ही होता था सिर्फ ड्रॉ, और ओरिजिन से ही उस परपेंडिकुलर की लेंथ, मतलब प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताया जाता था। सो यहाँ ये नॉर्मल वेक्टर और जो नॉर्मल फॉर्म वाला वेक्टर था वो ओरिजिन से था, वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ठीक है, ये ओरिजिन से नहीं है। अब देखो आप इसका थोड़ा सा ग्राफिकली मीनिंग समझ लो, मतलब इसको हम 3D में XYZ प्लेन में आपको एक बार समझा देते थोड़ा सा, फिर क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। सो ये बेटा आपके लिए हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये हमने एक रफली एक प्लेन ले लिया है। प्लेन के ऊपर हमें एक पॉइंट पता है, उस पॉइंट को हमने ए से रिप्रेजेंट कर लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, और एक पी पॉइंट हमें प्लेन के ऊपर पता है, जनरल पॉइंट हम ले लेते हैं एक पी पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z। अब हमें पता है कि जब हम किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो वो उसका पोजीशन वेक्टर बन जाता है। सो जो ये ओ ए वेक्टर होगा वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, उसको हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर ए से। सिमिलरली आप पी को जब ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो ये जो ये वेक्टर बनता है इस जनरल पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग बनता है ना, और जनरल पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा पोजीशन वेक्टर बनता है हम उसको आर वेक्टर से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है इसको हमने ले लिया है वेक्टर एन, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन किया हुआ है जो मैंने आपको यहाँ बताया। अब थोड़े से अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, देखो अगर हम एपी को इसको हम ज्वाइन कर देते हैं तो जो ये एपी वेक्टर होगा, वेक्टर एन उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि वेक्टर एन पूरे प्लेन पर परपेंडिकुलर है। और मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर कोई वेक्टर प्लेन पर परपेंडिकुलर है मीन्स वो प्लेन पर जितनी भी लाइन्स हैं उन सब पर परपेंडिकुलर काउंट होता है। तो इसका मतलब एपी और वेक्टर एन क्या है, परपेंडिकुलर, मीन्स इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी 0। तो ये अब हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0। अब जो एपी वेक्टर है वो बेसिकली क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज ए वेक्टर। सो एक बेसिकली ये क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। जनरली ऐसे यूज की जाती है इक्वेशन, लेकिन हम इसको थोड़ा सा वैल्यू टोर कर सकते हैं। अब आप कीजिए ब्रैकेट्स ओपन, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो हमें ये मिलेगा और इस टर्म को आप ले जाइए राइट हैंड साइड पर। सो ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है हमारी रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये हमारी प्लेन की वेक्टर इक्वेशन होगी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं इसी की कार्टेशियन फॉर्म पर। यस बेटे, अब कार्टेशियन फॉर्म पर अगर हम मूव करते हैं, जो हमने अभी एन वेक्टर लिया जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन पर, उसको हमने मेंशन कर लिया कि वो वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। सो ए बी सी इस एन वेक्टर के क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। और एक चीज बस यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि जो हमने नॉर्मल फॉर्म की थी उसमें हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस LMN, और लेकिन जो अब हम आगे फॉर्म्स पढ़ रहे हैं उन सब में हम डायरेक्शन रेशियोज को यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर भी हम यूज करें। अब हमने वेक्टर इक्वेशन बना ली थी ये, और इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं। वेक्टर इक्वेशन अभी हमने बनाया ना। अब आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर हमारे लिए हो जाता है जो पॉइंट से बनता है, और पॉइंट क्या था, x1 y1 z1। सो ए वेक्टर क्या हो गया, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। एन वेक्टर सेम, बस अब इनको क्या करना था, एन वेक्टर सेम नहीं सॉरी ये होगा। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है, तो मैंने माइनस करके यहाँ लिखा है x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप, और एन वेक्टर की वैल्यू भी हमने यहाँ पुट कर दी। बस अब आपने क्या करना है, इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कॉम्पोनेंट आई से मल्टीप्लाई होते हैं, जे जे से और के से, और आई कैप जे कैप के कैप नहीं आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल्स टू 0। ये कहलाती है आपकी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन, ठीक है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ
वेक्टर। ये हमारी रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन होगी। चलो अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी जब हम क्वेश्चन को करेंगे डिस्कस। यस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। उसके 2 पार्ट्स हैं, तो हम उसमें से एक पार्ट मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 1 0 -2 एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये नॉर्मल वेक्टर है प्लेन पर, मीन्स ये हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाता है। सो अब हमारे पास अगर हम पहले वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करते हैं, ये हमारी वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर, वो हमें ये दे रखा है, तो एन वेक्टर की वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गई। ए वेक्टर कहाँ से मिलता है? पॉइंट से। पॉइंट क्या है? 1 0 -2, सो वो होगा आई कैप -2 के कैप। बस अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दिए, जहां जहां जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ये हमने वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। ये वाला पार्ट हमेशा सेम रहता है, इसको नहीं आपने ओपन करना, ठीक है, अभी वेक्टर फॉर्म के लिए। और इसमें आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये होगा 1 × 1 विच इज 1 एंड -2 × -1 विच इज 2। सो ये साइड क्या हो जाएगी? 3। सो ये हो जाएगी बेटा आपकी रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। अब इसके हमने कार्टेशियन फॉर्म भी लिखनी थी ना, तो कार्टेशियन फॉर्म आपको दोबारा वो पूरे फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं, यहीं से भी मिल जाएगी। यहाँ पर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, चाहे आप लिखकर दिखाओ जैसे मैंने किया है, या डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो बस आपने इन दोनों की क्या करनी है? डॉट प्रोडक्ट। तो x × 1 प्लस वाई × 1 प्लस जेड × -1, ठीक है, ये रहा। बस उसको ओपन करोगे तो होगा x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 3। सो इट इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मैंने आपके लिए, अगर आप फॉर्मूले से भी मूव करते हो ना, आंसर तब भी ये आएगा। मैंने यहाँ लिखा है कि आप चाहिए फॉर्मूले से बनाकर देखो। पेपर में आपने नहीं करना कि वेक्टर इक्वेशन को भी पूरा फॉर्मूले से बनाओ, कार्टेशियन इक्वेशन को पूरा फॉर्मूले से बनाओ। आपने एक बना दी तो दूसरी आपको डायरेक्टली मिल जाती है। सिर्फ मैंने आपको यहाँ चेक करने के लिए दिखाया कि वो सेम ही आती है। वो देखो, अभी हमारा पॉइंट है, पॉइंट क्या था हमारा? 1 0 -2, और ये हमारा एन वेक्टर हमें गिवन है, परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और हमारी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है? ax - x1 प्लस by - y1 प्लस cz - z1 इक्वल्स टू 0। a b c हमें मिलते हैं नॉर्मल वेक्टर से, दीज आर 1 1 -1, और x1 y1 z1 ये है x1 y1 z1। बस यहाँ पुट करना बेटा और उसको कैलकुलेट करना, आपको सेम आंसर मिलेगा, जो पहले था वही है। तो पूरा करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है और हमारा प्लेन अब इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है एट राइट एंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया? राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है ना, इट मीन्स इन दोनों को ज्वाइन करके जो हमें लाइन सेगमेंट मिलता है, एक तो वो प्लेन पर परपेंडिकुलर है, और दूसरा जो इनका मिड पॉइंट है वो प्लेन पर लाई करता है। सो हमें प्लेन पर एक पॉइंट भी मिल गया जो कि इनका मिड पॉइंट है, और जो ये वाला वेक्टर, ये प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर का रोल भी प्ले करेगा, जो ए बी से बनेगा, क्योंकि वो प्लेन पर परपेंडिकुलर है। बस वही मैंने यहाँ लिखा है कि ए बी जो प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो वो नॉर्मल वेक्टर का काम करेगा। अब ए बी वेक्टर अगर आपने बनाना है तो ए बी वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी माइनस ए करेंगे, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इनको माइनस करके हमें हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब बेटे एक कंडीशन ये भी की है, वो बाइसेक्ट करता है हमारा प्लेन, मीन्स जो ये मिड पॉइंट है ये प्लेन पर लाई करेगा। सपोज हमने इस मिड पॉइंट को सी से रिप्रेजेंट कर दिया, अभी आपको देखो, ठीक है, तो ये सी पॉइंट है जो प्लेन पर लाई करता है। जो अब जब हम सी पॉइंट निकालते हैं, इन दोनों पॉइंट से मिड पॉइंट निकालते हैं तो वो क्या होता है? x1 प्लस x2/2, तो वो क्या हो गया? 6/2 विच इज 3, y1 प्लस y2/2 8/2 विच इज 4, z1 प्लस z2/2 10/2 विच इज 5। सो हमारा मिड पॉइंट है जो हमने सी से रिप्रेजेंट किया है वो ऐसा सा हो गया 3 4 5, ठीक है बेटा। बस अब ये वाला पॉइंट प्लेन पर लाई करता है ना, ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, और प्लेन जिस पॉइंट से पास होता है हम जनरली उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बनता है हम उसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपकी विषय आप कैसे कुछ भी नेम रखो, मैंने तो ए वेक्टर इसलिए आपको बोला क्योंकि फॉर्मूले में आपको ए वेक्टर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ए वेक्टर किससे बनता है? पासिंग पॉइंट से। तो वो हो गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। बस अब हमें ए वेक्टर मिल गया जहां से प्लेन पास होते हैं, हमें परपेंडिकुलर वेक्टर भी मिल गया एन वेक्टर, क्योंकि ए भी उस पर परपेंडिकुलर है। तो जो आपके पास कार्टेशियन, जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन होती है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। जहाँ एन है वहाँ एन की वैल्यू, और जहाँ ए वेक्टर वहाँ ए वेक्टर की वैल्यू, ये पुट किया।
लेफ्ट हैंड साइड सेम, डॉट प्रोडक्ट के बाद कैलकुलेशन के बाद हमें क्या मिलता है 24। तो बस मैंने यहाँ से क्या किया कि यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है ना, 2 कॉमन लिया, डिवाइड कर दिया दूसरी तरफ लाकर, तो यहाँ 24 की जगह हो गया 12 और ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और बोर्ड में भी ये है 2013 और 15 दोनों ईयर्स में आए हैं, तो ध्यान से कीजिएगा। अब हम मूव करते हैं, नेक्स्ट रिमार्क्स मिलेंगे आपको, कुछ इंपॉर्टेंट है बेटे वो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें कंडीशंस उससे रिलेटेड बनेंगी, तो ध्यान से समझना है क्योंकि 3D है, माइंड में जितना क्रिएट करोगे उतना अच्छा लगेगा आपको, उतना अच्छे से समझ भी आएगा। अब बहुत ध्यान से समझना है रिमार्क्स को, थोड़ा सा एज्यूम करना है अपने माइंड में क्योंकि फिर ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। सो द फर्स्ट रिमार्क इज इफ अ प्लेन इज पैरेलल टू अ लाइन देन द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। जब भी प्लेन का क्वेश्चन आता है ना बेटा, आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो उन्होंने कंडीशंस दी हैं क्वेश्चन में, हमारा नॉर्मल उन कंडीशंस के साथ कैसे मूव कर सकता है, क्या रिलेशन बनाता है उन कंडीशंस के साथ। सो वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई लाइन प्लेन के पैरेलल है, लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो जो नॉर्मल वेक्टर है वो लाइन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इफ अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन देन द नॉर्मल वेक्टर इज पैरेलल टू द लाइन। अगर लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है, कोई लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल वेक्टर जो कि प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल वेक्टर और लाइन आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या कंसेप्ट है कि लाइन का जो प्लेन के साथ रिलेशन होता है, नॉर्मल का उससे उल्टा रिलेशन होता है। प्लेन और लाइन पैरेलल हैं तो नॉर्मल और लाइन क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर, उल्टा रिलेशन हो जाते हैं। प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर हैं तो जो नॉर्मल वेक्टर है और जो लाइन है वो क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, ये तो था प्लेन और लाइन का रिलेशन। बट अगर आपको अब 2 प्लेन्स दे दिए जाते हैं, इफ अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, अब अगर 2 प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं देन द नॉर्मल वेक्टर्स ऑफ दीज प्लेन्स आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिमिलरली इफ अ प्लेन इज पैरेलल टू अनदर प्लेन, मीन्स दूसरे प्लेन के साथ वो पैरेलल है, देन द नॉर्मल वेक्टर्स ऑफ दीज प्लेन्स आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या है, जो प्लेन्स का रिलेशन होता है नॉर्मल्स का भी आपस में सेम रिलेशन होता है। अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर, दोनों प्लेन्स के नॉर्मल। और अगर प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल्स भी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, सो लाइन और नॉर्मल का रिलेशन उल्टा होता है, जो प्लेन और लाइन का होता है नॉर्मल और लाइन का उससे उल्टा जाता है। पैरेलल है तो परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल के साथ, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है तो लाइन नॉर्मल के साथ पैरेलल होता है। बट प्लेन्स में जो रिलेशन होता है नॉर्मल्स में सेम वही रिलेशन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है बहुत। चलो मूव करते हैं हम क्वेश्चन के साथ। देखो अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे लिए जो कंटिन्यूशन में चल रहा है, और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है। दे आर सेइंग इफ द इक्वेशन ऑफ द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3, 2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। अब हमने उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट से पास होता है और इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। अब बेटे पासिंग पॉइंट तो हमें पता है, प्लेन का ये वाला पासिंग पॉइंट है। अगर हमारा प्लेन इस फर्स्ट प्लेन पर परपेंडिकुलर है, दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, तो इनके नॉर्मल्स भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। और अगर नॉर्मल्स परपेंडिकुलर है, कोई 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, उनकी डॉट प्रोडक्ट 0। इसका मतलब इस प्लेन के नॉर्मल की और इस प्लेन के नॉर्मल की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। सिमिलरली ये जो हमने प्लेन फाइंड आउट करना है वो इस दूसरे प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है, तो हमारा इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स की डॉट प्रोडक्ट भी अगेन क्या होगी, 0। इस कंडीशन के साथ बस हमने मूव करना है। तो हमारे पास सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन ये होगी हमारे पास, ये हमने लिख ली। कार्टेशियन इक्वेशन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमें जो प्लेन्स दिए वो कार्टेशियन फॉर्म में ही है। अब x1, y1, z1 होता है पासिंग पॉइंट, और पासिंग पॉइंट है -1, 3, 2। तो x1 के प्लेस पर -1, y1 के प्लेस पर 3 और z1 के प्लेस पर 2। ये हमने पुट कर दिया, यहां तक आ गया अब हमारी कंडीशन। अब आपने बस क्या करना है, अब हमारा जो ये प्लेन है सेकंड, जिसको हमने सेकंड इक्वेशन से मेंशन किया है, जो हमारा ये प्लेन है वो इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। मीन्स इसके नॉर्मल, ये वाला इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0। फिर इसका नॉर्मल और इस प्लेन का नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0। और डॉट प्रोडक्ट क्या लेते हैं, डायरेक्शन को, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। अब इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, a b c। इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज 1 2 3 और इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज 3 3 1। सो अब हमने बस वहां से स्टार्ट किया
हमारे इक्वेशन है जो सेकंड इक्वेशन हमें मिली है इन दोनों पर परपेंडिकुलर थी, ये मैंने आपको बता दिया कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। सो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 0, डॉट प्रोडक्ट 0 होने की वजह से। फिर नेक्स्ट कंडीशन 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू 0। बस अब दो इक्वेशंस आ गई ना, और हम जानते हैं इनको सॉल्व करने का वे, जब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं और इक्वेशंस कम होती है, ये हमने सीख रखा है पहले भी। कैसे सॉल्व करना होता था, पहले आप a लिखोगे, फिर आपने क्या करना होता है, a वाला जो कॉलम है उसको स्किप करके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 2 इंटू 1 विच इज 2 माइनस ऑफ 3 इंटू 3 विच इज 9। उसके बाद फिर आपने b लेना होता है, ठीक है, फिर b वाले कॉलम को स्किप करोगे, लेकिन आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, ऐसे 3 इंटू 3 इज 9 माइनस ऑफ 1 इंटू 1 इज 1। फिर हमने लेना है c, तो c वाले कॉलम को स्किप करेंगे। अब 1 इंटू 3 इज 3 माइनस हमने इंट्रोड्यूस किया, फिर 3 इंटू 2 इज 6, तो ये हो गया a अपॉन -7, b अपॉन 8, c अपॉन -3 इक्वल्स टू, आपके पास वैसे a b c आप डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज राइटिंग फॉर्मेट में ये कर सकते हो कि आपने इसको लैम्डा के को रखा, a की वैल्यू -7 लैम्डा, b की वैल्यू 8 लैम्डा, c की वैल्यू -3 लैम्डा। तो अब हमारे पास यही था। इक्वेशन 2 जो थी उसमें पॉइंट हमने ऑलरेडी पुट कर रखा है, क्योंकि वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, बस a b c की वैल्यूज ही हमें चाहिए थी, तो हम उस इक्वेशन 2 में a b c की वैल्यूज भी पुट कर देते हैं। तो ये हमने पुट कर दी उनकी वैल्यूज a b और c की। इन सब में से हमने माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया, क्योंकि दो टर्म्स नेगेटिव थी ना, तो इसलिए लैम्डा तो कॉमन लेना ही लेना था, माइनस भी ले लिया, माइनस लैम्डा कॉमन लिया और दूसरी तरफ जाके वो 0 हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर, 7 इंटू एक्स प्लस 1, 8 इंटू वाई माइनस 8 इंटू वाई -3, क्योंकि नेगेटिव कॉमन लिया है, फिर 3 इंटू जेड -2। इसको बेटा अब आपने ओपन करना है, यहां से होगा 7x माइनस 8y प्लस 3z एंड द कांस्टेंट पार्ट इज 7 प्लस 24 माइनस 6, और वो सॉल्व होकर होगा 25। तो ये आपके पास उस प्लेन की इक्वेशन है जो एक पॉइंट से पास हो रहा था और दो प्लेन्स के साथ परपेंडिकुलर था, और परपेंडिकुलर होने की वजह से, क्योंकि प्लेन्स के साथ परपेंडिकुलर था, उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर हो गए। ये हमें हमारे रिमार्क्स से मिला था, जो हमने 4 रिमार्क्स लिखे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगर डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज मार्क करके मुझे बताना है। ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। अब आप कहोगे प्लेन में हमने लाइन का क्वेश्चन क्यों डिस्कस किया, लाइन का क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किया क्योंकि हमने 4 रिमार्क्स लिखे थे ना, प्लेन का लाइन के साथ भी रिलेशन देखना था और प्लेन का प्लेन के साथ भी रिलेशन देखकर हमने नॉर्मल के साथ बनाए थे। तो अब यहाँ पर है प्लेन और लाइन का एक रिलेशन दे रखा है, और इसकी कंडीशन भी मैंने आपको रिमार्क्स में बताई है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है ये आपका। अब हमने वेक्टर इक्वेशन लाइन की फाइंड आउट करनी है ना, और वेक्टर इक्वेशन ये होती है लाइन की, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर पॉइंट से बनता है और बी वेक्टर बनता है पैरेलल वेक्टर होता है, या डायरेक्शन रेशियो हमें देता है। चलो अब ए वेक्टर है जो पासिंग पॉइंट क्या है 1 2 3, तो ए वेक्टर तो हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। यहाँ पर हमने ए वेक्टर पुट कर दिया, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर सेम। अब बेटे एक कंडीशन आप ध्यान से अब सुनो, वो क्या कह रहे हैं कि जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through the point this and perpendicular to the plane this। लाइन प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है ना, और इसका मतलब नॉर्मल के साथ क्या होगी, नॉर्मल के साथ ऑपोजिट रिलेशन होगा, मीन्स वो नॉर्मल के साथ क्या है पैरेलल। तो जो ये लाइन है जो हम ये फाइंड आउट करें, ये लाइन नॉर्मल के साथ, इस प्लेन के नॉर्मल के साथ क्या है पैरेलल, मीन्स नॉर्मल और लाइन पैरेलल है, और पैरेलल होते हैं तो वो लैम्डा टाइम्स होते हैं, मीन्स उनके डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम सेम वाले केस जैसे यहाँ ले लेंगे। अब इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, यहां से मिलता है हमें, जो आर वेक्टर के साथ होता है, वहां से हमें एन वेक्टर मिल जाता है ना, क्योंकि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर होता है, और लेफ्ट राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो आर वेक्टर के साथ होता है वो नॉर्मल वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये नॉर्मल वेक्टर है और हमारी लाइन इसके साथ पैरेलल है, क्योंकि जो रिमार्क्स से हमें कंडीशन मिली है पैरेलल है, तो जो बी वेक्टर है पैरेलल होने की वजह से डायरेक्शन रेशियोज सेम या प्रोपोर्शनल हो गए, उसकी वजह से हमें बी वेक्टर सिर्फ क्या मिल गया, डायरेक्टली हमें मिल गया आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। बस हमने यहाँ पर पुट कर देना वो वाली टर्म को, जो मैंने आपको सब कुछ बोला है वो मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा भी है आपके लिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर उसको पुट कर दोगे, ये टर्म परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल के साथ पैरेलल होगी, तो यहाँ पर हमारा जो बी वेक्टर था उसके प्लेस पर यही आ जाएगा। तो ये हमारी होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो जब भी पैरेलल का केस आता है ना, तो आप सेम ले लेना, वो जो वहां पर आपको वेक्टर नजर आ रहा है सेम वही हमारे लिए काम का हो जाता है। तो अब आप ट्राई करना रिमेनिंग क्वेश्चंस को, कुछ मैं यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए क्वेश्चन, उनको 1 बाय 1 आपसे बोलते हैं, आप उनको ट्राई कीजिएगा। यस बेटा, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिला है वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है। इफ ओ बी द रीजन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी दिस दीज।
देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू OP। तो अब हमारा प्लेन P से पास हो रहा है, तो ये हमारा पासिंग पॉइंट है, और उस पर जो परपेंडिकुलर वो क्या है, परपेंडिकुलर टू OP, मीन्स OP वेक्टर भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो लाइन है ना, आप OP वेक्टर बना सकते हो इससे। तो अब हमें n वेक्टर पता है, n वेक्टर का रोल कौन प्ले करेगा, OP वेक्टर, और पासिंग पॉइंट यहां से पता है, तो आप अपनी कंडीशन लगाना वही r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर, वहां पर पुट करके वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा, पासिंग पॉइंट और परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, मैंने उनके क्वेश्चन, उनके आंसर्स नहीं लिखे हैं जो मिसलिनियस के क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास बुक में से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, ये NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस मीट्स अ प्लेन एट राइट एंगल एट द पॉइंट 1-3,3। अब इससे हमने लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब अगर यहाँ पर हम प्लेन ले लेते हैं, हमने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ की है, और वो क्या है, वो प्लेन को यहाँ पर जाके मीट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, मीन्स जो इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन बन रही है वो प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वो एक तरह से हमारे लिए प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का काम करेगी। ठीक है, और इस पॉइंट पर आके प्लेन को मीट करे ना, मीन्स ये वाला पॉइंट क्या है, प्लेन पर लाई करता है, तो ये क्या होगा, प्लेन के लिए पासिंग पॉइंट का काम करेगा, जो प्लेन पर A वेक्टर के लिए बनता है हमारे लिए। तो हमें पॉइंट भी मिल गया यहाँ से, और हमें इन दोनों से मिल जाएगा, इन दोनों से जो वेक्टर बनेगा नॉर्मल वेक्टर भी मिल जाएगा। इक्वेशन फाइंड आउट कीजिएगा और ये आपका लास्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है बेटे, मिसलेनियस एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। अब प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, मीन्स हमें x1, y1, z1 की वैल्यूज तो मिल सकते हैं, या A वेक्टर पासिंग वेक्टर मिल जाएगा, पासिंग पॉइंट से जो बनता है वेक्टर। अब हमारा प्लेन इस प्लेन के साथ पैरेलल है, और हमें पता है जब दो प्लेन्स पैरेलल होते हैं तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, यहां से, दैट मीन्स जो हम प्लेन बनाएंगे उसका नॉर्मल वेक्टर भी यही काउंट होगा। तो हमें नॉर्मल वेक्टर भी मिल गया, हमें पासिंग पॉइंट भी मिल गया, तो आप प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है मिसलेनियस एक्सरसाइज का 19th क्वेश्चन। ठीक है, वो क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड दिस। अब आपने लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। लाइन की वेक्टर इक्वेशन r वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। वेक्टर A तो बनता है पासिंग पॉइंट से, वो तो यहां से आ जाएगा। अब जो वेक्टर B बनाना है आपने, वो कैसे बनाओगे, हमारी लाइन इस प्लेन के साथ भी पैरेलल है और इस प्लेन के साथ भी पैरेलल है, और जो लाइन का प्लेन के साथ रिलेशन होता है, नॉर्मल के साथ ऑपोजिट रिलेशन होता है। तो इसका मतलब ये लाइन इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है, और ये वाली लाइन इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है। आप जो लोगे, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है प्लेन पर, मीन्स लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज की, प्लेन्स के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। लाइन किसके परपेंडिकुलर है, अगर लाइन प्लेन के साथ पैरेलल है तो लाइन नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर होती है, तो लाइन और नॉर्मल की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। अब लाइन में जो आपने B वेक्टर लिया होगा ना बेटे, जो आप ये B वेक्टर यहाँ पर आपने लाइन में हमने लिया होगा, उसको ले लेना A1i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। तो अब इसकी पहले इसके नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 k को रखना, मीन्स A1 इंटू 1, फिर B1 इंटू -1, C1 इंटू 2, तो A1 माइनस B1 प्लस 2C1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली जब इस प्लेन के साथ लेंगे, इस नॉर्मल के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट को करेंगे, तो होगा 3A1 प्लस B1 प्लस C1 इक्वल्स टू 0। सो A1 B1 C1 में 2 इक्वेशंस आ जाएंगे ना, और उनको हम सॉल्व करना सीख चुके हैं। मैंने यहाँ पर भी आपको भी एक क्वेश्चन करवाया था ABC सॉल्व करने के लिए, वहां से A1 B1 C1 फाइंड आउट करके हमें B वेक्टर भी मिल जाएगा और लाइन की इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो ट्राई कीजिएगा बेटा, अदर क्वेश्चंस को भी ट्राई कीजिएगा। कहीं डाउट हो तो प्लीज मेरे से डिस्कस करना। प्लेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिर भी अगर थोड़ा सा अपने माइंड में कंडीशंस को एज्यूम करोगे ना, तो प्लेन सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को, डाउट हो तो मुझे बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।